नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वहां वोट करते हैं और नतीजे आप देखते हैं रात को 9 बजे जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिनके बारे में आज आपको बताएंगे, क्योंकि इस खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेंगे ही। हर खबर पर आपने ली है। प्राचीन आदि उत्सव के बारे में आपको बताएंगे, कौन से उत्तर पूर्वी राज्य या फिर दक्षिण के राज्य के बारे में हम कह रहे हैं, ये आपको अगर जानना है तो रुके रहिए, आप देखिए तब आप जानेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे बांग्लादेश प्रदर्शन की। बांग्लादेश प्रदर्शन में अब क्या हो रहा है? एक ट्रेन को जलाने की भी खबर सामने आ रही थी, कितनी मौतें यहां पर हो गई हैं और क्या फैसला वापस ले लिया गया है, ये भी आपको जानना है तो आप रुके रहिए जनमत में, आगे आपको पता लगेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, बहादुरी की मिसाल हम बात कर रहे हैं अपनी नौसेना की, अपने शूरवीरों की, अपने जवानों की, वो आपको बताएंगे, शौर्य गाथा आपको सुनाएंगे। बने रहिए जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे और अगली खबर जो है कि बीजेपी की अग्नि परीक्षा कहां पर, क्या महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जानना है तो आपको जनमत देखते रहना है। फिर और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहीद दिवस रैली। पश्चिम बंगाल की बात करें और ममता बनर्जी की बात करें तो आज वो शहीद दिवस मना रही हैं उन कार्यकर्ताओं की मौत पर जो कि एक रैली के दौरान 1993 में मारे गए थे। लेकिन क्या बीजेपी के जो मारे जा रहे हैं कार्यकर्ता, उनके लिए भी कुछ है क्या? चलिए, ये तमाम मुद्दे थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये टॉपिक्स थे जिनके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। खबरों की शुरुआत और भी मुद्दे हैं उनसे करते हैं। मॉनसून के दस्तक ने देश के कई हिस्सों में कहर बरपा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने रविवार 22 जुलाई को विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात के सौराष्ट्र में शनिवार को हुई भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात की गई हैं। देश भर में बरसात और बाढ़ से हो रहे त्राहिमाम को देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो आपने देखा किस तरीके से पूरे देश में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं साथ साथ पर एनडीआरएफ ऐसी टीमें जो हैं वो तैनात हैं। कोई भी अनहोनी ना घटे इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो प्रकृति है उससे मानव कभी जीत नहीं पाया, इसीलिए हम कहते हैं प्रकृति को संवार के रखिए, संजो कर रखिए, बचा कर रखिए और पेड़ जरूर लगाइए, उससे काफी फर्क पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आदि त्योहार की। आदि त्योहार तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर साल श्रद्धालुओं को एकजुट करता है और उन्हें देवी शक्ति की उपासना का अवसर प्रदान करता है। हर साल की तरह इस साल भी मदुरै जिले के अणगारकोइल सुंदर राजा पेरुमल मंदिर में आदि त्योहार का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस पर्व के दौरान हजारों भक्त दक्षिणी जिलों से एकत्र हुए और रथ खींचने की परंपरा में शामिल हुए। यह आयोजन 13 जुलाई को पवित्र ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ था। चलिए आपको बताते हैं क्या है आदि त्योहार और दर्शन करिए और उसका महत्व जानिए केवल सुदर्शन में। आदि त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है जिसे हर साल जुलाई अगस्त के महीनों में मनाया जाता है। ये त्योहार आदि नामक तमिल महीने में मनाया जाता है जो बारिश और नई फसलों की शुरुआत का समय होता है। आदि पर्व को देवी शक्ति के पूजन का समय माना जाता है और इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य देवी शक्ति को प्रसन्न करना और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करना है। बात करें आदि त्योहार के इतिहास की तो वो भी बहुत अनोखा है। आदि त्योहार का इतिहास प्राचीन तमिल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार विशेष रूप से देवी अम्मन को समर्पित है जिन्हें देवी पार्वती का रूप माना जाता है। आदि महीने में देवी शक्ति की पूजा और उनके लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आदि महीने में देवी शक्ति की उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है।
आदि त्योहार की पूजा मुख्य रूप से बारिश की अच्छी फसल, परिवार की समृद्धि और बीमारी से बचाव के लिए की जाती है। इस समय मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्त भाग लेते हैं। अलगार कोइल सुंदर राजा पेरुमाल मंदिर में आदि त्योहार का विशेष महत्व है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस वर्ष का आदि त्योहार मदुरई जिले के अलगार कोइल मंदिर में विशेष उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। भक्तों ने रथ यात्रा में भाग लेकर अपनी श्रद्धा प्रकट की और देवी शक्ति की कृपा प्राप्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आप देख रहे हैं कैसे भारत के कण कण में सनातन है और भारत ही एक देश है जहां पर मां की पूजा होती है, देवी मां की पूजा होती है, नारी शक्ति की पूजा होती है। ऐसा कौन सा मजहब है, ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर इतना महत्व महिलाओं को दिया जाता है, देवी को दिया जाता है? वो हम देखिएगा, आप खुद ही बेहतर जानते हैं। अगर आप सनातनी हैं तो और अच्छे से समझते होंगे। इस पर हमने आपसे जानना चाहा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम और ऐसे खबरें आपको हम दिखाते हैं, सनातन परंपरा के बारे में बताते हैं। तमिलनाडु का आदि उत्सव भारतीय परंपरा का प्रतीक है। 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 1% लोगों ने ना में जवाब दिया है। बहुमत ये बात मानता है और जानता है, और ये पोल देने का उद्देश्य केवल यही है कि आप भी भाग लें हमारी हर खबर पर। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे, वो भी एक सनातन परंपरा से जुड़ी हुई ही खबर है। जी हाँ, और आपको भी इसके महत्व को जानना चाहिए। आज देश भर या कहिए पूरे विश्व भर जहां पर भी सनातनी रहते हैं, बड़ी धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर स्नान, दान और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े चेहरों ने गुरु पूर्णिमा पर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। ये देखिए, गुरु के महत्व को भारतीयों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, क्योंकि आज के ही दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ का नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार विशिष्ट पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ समेत नाथ पंथ के सभी गुरुजन का भी पूजन अर्चन कर श्रद्धा निवेदित की और लोक कल्याण के पथ पर मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा पर गुरुजन को समर्पित रुद्राभिषेक कर महादेव से लोक मंगल की प्रार्थना की और गौवंश की सेवा कर उन्हें गुड़ खिलाया। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का विशेष अनुष्ठान तड़के ही प्रारंभ हो गया और सामूहिक आरती के साथ अनुष्ठान की पूर्णता हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी के साथ बीजेपी नेता और अभिनेत्री जयप्रदा उज्जैन प्रवास के दौरान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन किए। पुजारी पंडित अर्पित गुरु ने पूजन संपन्न कराया। जयप्रदा ने नंदी हॉल से भगवान का पूजन और अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं रखी। जयप्रदा बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के बाद नंदी हॉल में बैठकर भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज के गंगा तटों पर गुरु शिष्य की अद्भुत परंपरा से भी साक्षात्कार हुआ। यहाँ गंगा स्नान के बाद लोग अपने गुरुओं को नमन करते दिखे। इस पावन अवसर पर कीनाराम आश्रम में गुरुओं का आशीर्वाद लेने भक्तगण पहुँचे। कीनाराम आश्रम में गुरुओं के दर्शन करने आए बाराबंकी के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज पावन पर्व गुरु पूर्णिमा पर बाबा कीनाराम के दर्शन करने आए हैं। यह सबसे बड़ा दिन है। बाबा कीनाराम का आश्रम पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान है। हम आश्रम में गुरु को नमन करने आए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बगदाना बापा सीताराम मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो देखिए, गुरुओं को महत्व को अगर कोई समझता है, वो हर भारतीय समझता है, हर सनातनी समझता है। और आपसे भी हम कहेंगे, अगर आपने अपने गुरु को याद नहीं किया, उनको जो इंग्लिश भाषा में कहते हैं विश नहीं किया, तो अभी भी कर लीजिए। गुरु पूर्णिमा का ही दिन महत्वपूर्ण है गुरुओं को याद करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। गुरुओं को याद करेंगे, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे और आपके आगे बढ़ने की ही वो कामना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की बात करी, गुरु पूर्णिमा की बात करी, और अब बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा और अराजकता से जूझ रहा है। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लागू किया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार मुसीबत में है। ये पूरा मामला आरक्षण को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ, जो देखते देखते राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। वहां के हालात इतने खराब हैं कि वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र देश वापस लौट आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नाम सामने आया है। इसके अलावा पाकिस्तान के समर्थन वाले NGO जमाते इस्लामी की स्टूडेंट विंग छत्र शिविर की हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका निभा रही है। भारत के लिहाज से बांग्लादेश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील है और अलर्ट मोड पर पूरा भारत है। भारत में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, कट्टरपंथी तत्व और NGO, जो सो कॉल्ड NGO है, खुद को NGO बोलते हैं, काम कुछ और ही करते हैं, गड़बड़ी की कोशिश कर सकते हैं। BSF के सेक्टर कमांडर, BSF के DIG राजीव अग्निहोत्री ने कहा, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के कारण जो भारतीय और विदेशी छात्र बांग्लादेश में पढ़ रहे थे, वे अलग अलग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से अब वापस आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, महत्वपूर्ण है आपके लिए सुनना भी, जरा सुनिए क्या कुछ कहा। वर्तमान में बांग्लादेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, बांग्लादेश में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स डिफरेंट ICP से वापस आ रहे हैं। और इसी प्रोसेस में मतलब कल से और आज तक, अभी तक लगभग 150 स्टूडेंट्स हमारे जो डिफरेंट ICPs हैं वहां से वापस आ गए हैं इंडिया में। और BSF के सीनियर ऑफिसर्स भी BGB के ऑफिसर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में हैं। इसका उनका जो वापसी का जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, और हम लोग BSF भी हर ICP पे हम लोग भी पूरी तैयारी है और हम लोग भी पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये खबर थी बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश कोई बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान भी जैसे बहुत दूर नहीं, ये पड़ोसी देश हैं, थे सभी भारत का हिस्सा और एक दिन जरूर वापस भारत में मिल जाएंगे। हम तो आशा करते हैं। सुदर्शन न्यूज के हम कार्यकर्ता हैं, हमने आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा कि बांग्लादेश प्रदर्शन का असर जो है वो भारत पर पड़ेगा क्या। 56%। ये जनता देखिए समझदार है, ऐसा नहीं कि कोई भी हमने पोल दे दिया तो एक जैसा उस पर उत्तर आता है। 56% लोग मानते हैं कि बांग्लादेश प्रदर्शन का भारत पर असर पड़ेगा और वो उनका अपना दृष्टिकोण है। 44% लोग ये मानते हैं कि नहीं, असर इस पर नहीं पड़ेगा। असर जनमत में अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल की। जी हां, दरअसल गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं समुद्री मील, क्योंकि नौसेना की बात है, 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर मालवाहक व्यापारिक जहाज में भीषण आग लग गई। जहाज मुंद्रा से कोलंबो श्रीलंका जा रही थी। घटना की सूचना मिलने पर भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत ICG जहाज को अधिकतम गति से, तेज रफ्तार से संकटग्रस्त जहाज की ओर बढ़ने के लिए मोड़ दिया। तस्वीरें देखिए ये। साथ ही ICG डॉर्नियर विमान से हवाई निगरानी भी की गई। डॉर्नियर विमान का इस्तेमाल किया जाता है और ये आग भी देखिए। बताया जा रहा है कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान IMDG माल ले जा रहा है और व्यापारी जहाज के अगले हिस्से में विस्फोट हो रहे हैं। ICG का जहाज इलाके में पहुंच गया और समुद्र और खराब मौसम की स्थिति के बावजूद भी अग्निशमन यानी आग बुझाने के अभियान को उसने शुरू किया और अभियान चला रहा है, जो अभियान अब भी जारी है। वहीं अब भारतीय तटरक्षक बल ने बहादुरी की एक और मिसाल पेश की है, जिन्होंने आज गुजरात के मंगरोल तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर गैबोन गणराज्य के मोटर टैंकर झील से गंभीर रूप से बीमार एक भारतीय नागरिक को निकाल लिया। इस रोगी की नब्ज बहुत धीरे चल रही थी और उसके शरीर के निचले हिस्से में सुन्नता का अनुभव वो कर रहा था, जिसके चलते उसे तत्काल चिकित्सा के लिए भेजे जाने की आवश्यकता थी। ICG एयर एनक्लेव पोरबंदर ने तत्काल से एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर भेजा, जो उच्च तीव्रता वाली तूफानी हवाओं, भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद मोटर टैंकर झील तक पहुंचा। मोटर टैंकर के ठीक ऊपर स्थित हेलीकॉप्टर ने रोगी की निकासी के लिए एक रेस्क्यू बास्केट का उपयोग किया। उन्हें आगे की चिकित्सा देखभाल के लिए पोरबंदर ले जाया गया। तो ये नहीं है कि भाई आप देखते थे मूवीज में
सिनेमा में कि खाली अमेरिकी जहाज ही जाते हैं आगे और अमेरिकी हेलीकॉप्टर ही जाता है उनके नागरिकों को बचाने। भारतीय एजेंसियां, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, भारतीय फौज, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज, हर कोई अपने भारतीय को बचाने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। और भारतीय क्या, विदेशी जहाजों को बचाने के लिए भी, विदेशी नागरिकों को बचाने का भी अगर कोई मौका आता है तो हमारे जवान जो हैं वो जान की बाजी लगा देते हैं और बचा के दिखाते हैं। सबसे उन्नत फौज भारत की मानी जाती है। ये तो आपने खबर देखी और ये भयावह तस्वीरें देखी। इस खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। भारतीय तटरक्षकों ने पेश की है बहादुरी की मिसाल, हमें तो कोई डाउट नहीं और आपको भी कोई डाउट नहीं है, तभी तो कहते हैं जनमत में आपका पोल ही सर्वोपरि, आपका मत ही सर्वोपरि मानते हैं। 99% लोग हमारी बात से सहमत हैं कि बहादुरी की मिसाल पेश की है हमारे वीर भारतीय तटरक्षकों ने और उनको भी हमारी तरफ से हम उनको सैल्यूट भी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसके बारे में सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम हिनोता का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां महिलाओं द्वारा अपनी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध किया तो दबंगों ने महिलाओं को मुरम के नीचे दबाकर जिंदा दफनाने का प्रयास किया। ये देखिए, इनके मंसूबे देखिए। माफियाओं की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि दलित आदिवासी महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। साफ तौर पर कहूं, कोई भी दबंग हो, किसी भी मजहब धर्म का हो। वीडियो मध्य प्रदेश का है। सड़क बनाने का विरोध कर रही थी ये महिलाएं तो मुरंग से भरी ट्रॉली महिलाओं के ऊपर ही खोल दी गई। ये नामर्द लोग जो हैं महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं। एक महिला कमर तक तो दूसरी गले तक दब गई। मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र का है। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से दबी हुई महिलाएं, इसी मिट्टी में दबी हुई महिलाएं, उनको है बाहर निकाला गया है, उनको बाहर निकालने की कोशिश। ये देखिए किस तरीके से महिला दब चुकी है आदि। तो आपके हक की आवाज हम हमेशा उठाते हैं जनमत में, हर खबर, कोई खबर मिस नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और खबर से आपको अवगत कराएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने दावा किया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। शाह ने कहा, मैं आज कहने आया हूं कि 60 वर्ष के बाद पहली बार देश में किसी नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने का यश मिला है तो वे नरेंद्र मोदी हैं। हमने 2024 में महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करनी है। विपक्ष ने देश में भ्रांति फैलाने का काम किया है। अमित शाह ने यह कहा कि मैंने राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे हैं, कई बार हार जीत देखी है, परंतु मैंने यह भी देखा है कि कई लोग जीतने के बाद अहंकारी हो जाते हैं। जीतने के बाद अहंकार आने के सैकड़ों उदाहरण आपको दुनिया भर की राजनीति में मिल जाएंगे और यह बात सत्य भी है। लेकिन एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे हैं। वो हारने के बाद, जो कि सत्य भी है कि कांग्रेस पार्टी वो बहुमत नहीं हासिल कर पाई, वो हारने के बाद अहंकारी हो गए हैं। हार के बाद राहुल गांधी अहंकारी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटों में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 300 सीटें मिली और विपक्षी गठबंधन इंडिया को एकजुट होकर भी, इंडी गठबंधन जब आप कहते हैं तो कई दल इसमें शामिल हैं, 24 से 26 दल शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस से लेके, सपा से लेके, टीएमसी से लेके तमाम पार्टियां हैं, तब जाके 240 सीटें मिली हैं। और फिर भी ये घमंड का एक मुशायरा जो है, वो नुमायना जो है वो दिया जा रहा है, ये सामने आ रही है बात। इस चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के शासन पर मुहर लगाई है। इस दौरान अमित शाह ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से काम किया, लेकिन मन में एक कसक रह गई है। कसक रह गई है तो सिर पकड़कर नहीं बैठते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर इस कसक को पूरा करने का काम करेंगे। ये याद रखें कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर निकला है, जीता है। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी विजय हासिल करेगी। तो ये वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम अमित शाह की तरफ से लिया गया था। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से सवाल पूछा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होगी बीजेपी की अग्नि परीक्षा। 79% लोगों ने, लगभग 80% लोगों ने हाँ में और 20% लोगों, 20 से 21% लोगों ने ना में जवाब दिया है। मानते हैं लोग जीत सकती है और नहीं भी मानते हैं थोड़े थोड़े लोग 20% की नहीं भी जीत सकती है। जनमत में आगे बात करेंगे नीट की।
एनटीए ने 18 जुलाई को नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मिले निर्देशों के बाद 20 जुलाई को नीट के उम्मीदवारों का रिजल्ट दोबारा घोषित किया है। परीक्षा देने वाले सभी नीट छात्रों के लिए एनटीए द्वारा जारी डेटा एनालिसिस से चौंकाने वाले नंबर सामने आए। डेटा का एनालिसिस जब किया, विश्लेषण किया, चौंकाने वाले नंबर सामने आए हैं। गुजरात के राजकोट में यूनिट 1 स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आरके यूनिवर्सिटी एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने वाले सबसे ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा पास की है। यह आंकड़ा तकरीबन 85% है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट का रिजल्ट शहर और केंद्र वाइज यानी कि स्टेट वाइज और शहर वाइज जारी करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा रद्द करने, पुनः परीक्षण कराने तथा कदाचार के आरोपों की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं की समीक्षा के बाद 22 जुलाई को अपना अंतिम फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। एनटीए ने 18 जुलाई को नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मिले निर्देशों के बाद 20 जुलाई को नीट के उम्मीदवारों का रिजल्ट दोबारा घोषित किया। परीक्षा देने वाले सभी नीट छात्रों के लिए एनटीए द्वारा जारी डेटा एनालिसिस से चौंकाने वाले नंबर सामने आए हैं। गुजरात के राजकोट में यूनिट 1 स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आरके यूनिवर्सिटी एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने वाले सबसे ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा पास की है। यह आंकड़ा तकरीबन 85% है। राजकोट के एग्जाम सेंटर पर 12 छात्रों के 700 से अधिक नंबर है। 115 छात्रों के 650 से अधिक नंबर, 259 छात्रों के 600 से अधिक नंबर और 403 छात्रों के 550 से अधिक नंबर है। वहीं राजस्थान के सीकर सेंटर से 8 छात्रों के नंबर 700 से अधिक है। दरअसल 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट का रिजल्ट जनमत में अब हम बात करेंगे कोलकाता के एस्प्लेनेड में टीएमसी द्वारा आयोजित शहीद दिवस रैली की, जिस रैली को आज सूबे की मुखिया यानी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश से आए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा गया इनके द्वारा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एकतरफा जीत के बाद टीएमसी की यह पहली बड़ी रैली थी और आप देखिए उस रैली के दौरान काफी कुछ बातें ऐसी कह गई ममता बनर्जी। यहां तक भी उन्होंने कह दिया बांग्लादेश से जो शरणार्थी हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उनके लिए एक ऑप्शन जो है, एक ऑफर दे दिया है कि अगर वहां पर कोई पड़ोसी देश में अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, हम आपको वेलकम ही करते हैं। और इस पर भी राजनीति हो रही है। लेकिन ऐसा ही कुछ जो हिंसा हुई थी, जो अपने 13 जो उनके शहीद हुए थे, जो ये कहते हैं कार्यकर्ता, ऐसा ही कुछ ये भाजपा के लिए क्यों नहीं है? विपक्ष के जो कार्यकर्ता मारे जाते हैं उनके लिए क्यों नहीं रखते? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। की तरह इस साल भी टीएमसी द्वारा आयोजित शहीदी दिवस रैली महज एक राजनीतिक कार्यक्रम से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। आपको दिखाई रैली के दौरान क्या कुछ हो, मैंने आपको बताया अभी। बांग्लादेशियों के लिए, बांग्लादेश में जो चल रहा है उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई है। खैर, हमने आपसे पूछा कि शहीद दिवस रैली रंग लाएगी क्या टीएमसी के लिए, कि राजनीति अगर हो रही है रंग लाएगी कि क्या? तो नहीं, 40% लोग ही हाँ यानी 40% लोग इसको सही मानते हैं, 60% लोग कहते हैं नहीं ये रंग नहीं लाएगी। लेकिन बटा हुआ जवाब है, लेकिन फिर भी बहुमत मानता है कि रंग नहीं लाएगी टीएमसी की शहीद दिवस रैली। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार अवैध निर्माण और तालाबों की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए होटल और मैरिज हॉल पर लगातार बुलडोजर चलाकर मुक्त करा रही है। इसी कड़ी में तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज मैनपुरी में अखिलेश यादव और आजम खान के करीबी करहल चेयरमैन अब्दुल नईम के अवैध मैरिज होम पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि यह मैरिज होम तालाब की जमीन पर कब्जा करके बना लिया गया इन दबंगों के द्वारा। यह मैरिज होम अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम से बने आयजा मैरिज होम के नाम से था। आज रविवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई के दौरान फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल कस्बा करहल की मोहल्ला ईदगाह कॉलोनी स्थित तालाब की जमीन पर कब्जा कर अब्दुल नईम ने मैरिज होम बना लिया था। यही नहीं, इसके अलावा करीब 40 मकान भी अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर बनाए गए, जिसे बाद में बेच दिया गया था। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव यादव ने जिले के अधिकारियों से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की थी।
इसके बाद सीएम योगी ने मैनपुरी डीएम से जांच कराकर कार्रवाई के आदेश दे दिए थे और अब ये हो गया है बुलडोजर एक्शन। यूपी में बाबा का बुलडोजर फिर चल गया है और आदेश पर ये बुलडोजर एक्शन हो चुका है। और इसी के साथ जनमत में आज के आपके फेवरेट कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।